नाइकी के हम मैन्युफैक्चरर हैं, एडिडास के हम मैन्युफैक्चरर हैं, लिवाइस के हम मैन्युफैक्चरर हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और अगर हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर लें, बी अ टीम बिल्डर, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस इनसाइड इट। हमने लोगों पे बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है। फिर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उस पर हम बहुत काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट में, इनोवेशन में। और एक प्रोडक्ट जब हमारा बहुत पीक पे होता है उस वक्त भी हम सोच रहे थे कि ये चीज़ हमें यहाँ तक लेके आई, तो इससे आगे हमने कहाँ जाना है। टर्बुलेंट टाइम्स विद ग्रेट लीडर्स, चैलेंजिंग टाइम्स इन बोथ बिजनेस एंड लाइफ्स आर इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज टू ट्रांसफॉर्म मैस इनटू सक्सेस। लाइफ में ना मेहनत, एफर्ट्स बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कैरियर में जो आपको पीक पे लेके जाती है ना चीज़ें, वो आपकी वैल्यूज़ हैं। अपने आप के साथ सच बोलना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू स्पीक ट्रूथ विद अदर्स। तो सो इंटेग्रिटी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि आपने अपने आप के साथ सच बोलना है। Assalamu alaikum, this is Aksal Durrani. Welcome to another episode of True Essence powered by Future Fest. So आजकल जिससे भी बात करो हर बंदा यही कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं है। तो व्हाट आई बिलीव कि इन सिचुएशन में भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आजकल जिससे भी बात करो वो हमें यही बता रहा है कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, हमें जो है अब्रॉड मूव करना है। बट व्हाट आई बिलीव कि स्टिल पाकिस्तान में इस तरह के लीडर्स हैं जो पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकते हैं, और स्टिल इस तरह की कंपनीज़ या इस तरह के जायंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो डॉन ब्रेड के चीफ सेल्स ऑफिसर हैं। हमारे आज के इन गेस्ट को बुलाने का मकसद ये है कि हम इनसे डिस्कस कर सकें कि किस तरह से आजकल के सिनेरियो में सेल्स को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इन इकोनॉमिक कंडीशन में किस तरह से सेल्स पर इम्पेक्ट हो रहा है, और क्या इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके मज़ीद अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो मैं आज आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो सर, आप अपनी जर्नी, मुझे जहाँ तक आइडिया माशाल्लाह से आपने MBA किया है, और अपनी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा खुद बताएं, देन फिर हम फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जी, आई स्टार्टेड माय कैरियर in 2002 from Pepsi Cola, and then in 2005 to 10 I worked with Philip Morris International, where I got an opportunity to launch a Marlboro in Pakistan. From 10 to 14 I worked with Abu Dawood Pakistan, Procter and Gamble, and from 15 to 17 I worked with CCI, Coca-Cola, iCheck, and from 2018 to now I am with Dawn Bread, and Dawn Bread is alhamdulillah the fastest growing company in the country, and at the moment अपनी ग्रोथ को सामने रखते हुए we established one of the biggest plant in the South Asia, जो कि शायद साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान का, और बहुत ऑटोमेटिक प्लांट है अपनी ग्रोथ को और आगे जो हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है उसको मीट करने के लिए। माशाल्लाह सर, आपकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे बताइएगा आपका बचपन किस तरह था, अपनी स्टडीज़ में आप किस तरह थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे में आपका एडमिशन हुआ, वहाँ से नम से आपने MBA किया, क्या फीलिंग्स थी, और जब आप यूनिवर्सिटी एंटर हुए थे तब से लेकर टिल जब आप ग्रेजुएट हो गए, क्या माइंड में आपका था? अच्छा, शुरू में मैं आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, और मुझे मैथ पढ़ने का बहुत शौक था। सो वाई आई डन FSc, BSc डबल मैथ फिज़िक्स, फिर MSc मैथ में एडमिशन लिया, बट देन आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन MBA, और फिर मैंने उस वक्त MBA किया एट दैट टाइम फ्रॉम पाक एम्स, और मैं बड़ी स्पीड से RSM बना, लेकिन फिर मैंने देखा कि RSM पे थोड़ा सा मेरा कैरियर जो है स्टक हो गया, तो देन व्हाट शुड आई डू। तो देन उसके लिए मैंने लम्स से MBA किया, और लम्स का जो MBA है वो न सिर्फ मेरे लिए एक कैरियर इन्हांसमेंट के लिए हेल्पफुल रहा, बल्कि उसने मेरी लाइफ का पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया कि और मेरी चीज़ों को, केस स्टडीज़ से डिफरेंट चीज़ों को समझने का एक मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप किया, जो कि लम्स का जो मैंने एग्जेक्टिव MBA किया। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जब डॉन ब्रेड ज्वाइन किया तो वहाँ पर क्या डायनामिक्स थे जो आपको लगा कि पहले से बहुत ज़बरदस्त हैं, और उसके बाद क्या ऐसी चीज़ें थीं जिन पर आपने काम करके सेल्स को मज़ीद इम्प्रूव किया? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली डॉन ब्रेड ना, वो कहते हैं ना, दिस इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट,
दिस इज़ बाय चॉइस। मेरे पास ना उस वक्त एक और भी बहुत बड़ी ब्लू चिप MNCs की ऑफ़र थी जब डॉन ब्रेड मैं ज्वाइन कर रहा था। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल नज़र आया ना, वो डॉन ब्रेड में नज़र आया और कुछ और एक दो चार लोकल कंपनियों में, जहाँ मैं कुछ पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। और वो ट्रांसफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो हमारे एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं अनवार हुसैन साहब, उनकी विजनरी लीडरशिप और उनके साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है, हम हमेशा आगे से आगे की तरफ ही जा रहे हैं। हम एक जगह पे पहुंचते हैं तो हमें फील होता है कि अभी तो और बहुत कुछ करने को है। Exactly. तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की वो ट्रस्ट है, बिलीव है। और किन पे, जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनको हमने रिस्पेक्ट दी, ट्रस्ट दिया और नए लोग ऐड किए। तो मेरा शुरू से ही, मैं कैनमैन चार्ट का फॉलोअर्स हूँ, तो मैं शुरू से ही ये कहता हूँ कि बी अ टीम बिल्डर बिकॉज एवरीवन हैज़ अ सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस इनसाइड इट। तो हमने लोगों पे बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है। पीपल विल वर्क फॉर यू। लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लोगों को डायरेक्शन चाहिए, लोगों को मोटिवेशन चाहिए, लोगों को पता हो कि हमारे पीछे हमारा लीडर सीनियर खड़ा है और वो हमेशा हमारे साथ, जब भी कोई आएगा वो फ्रंट पे आके हमारे साथ खेलेगा। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वर्कर्स। फिर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उस पर हम बहुत काम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट में, इनोवेशन में। और एक प्रोडक्ट जब हमारा बहुत पीक पे होता है उस वक्त भी हम सोच रहे थे कि ये चीज़ हमें यहाँ तक लेके आई, तो इससे आगे हमने कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो डॉन ब्रेड में मैंने ये देखा कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम प्रोडक्ट की शॉर्टेज ले लेते हैं लेकिन हम क्वालिटी पे नहीं करते। फिर डॉन ब्रेड, अब हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमने SAP फरहाना लॉन्च किया है, अब उसके साथ हम एक सेंटजी ऐप जो है उसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान की वह कंपनी होंगे बेकरी में जो कि डिजिटाइजेशन पे भी बिलीव रखती है। तो दीज थिंग्स आर वर्किंग फॉर अस। बिल्कुल सर, अभी आपने बात की कि एक लीडर अगर फ्रंट पे या बैक के अपनी टीम पर होगा तभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। तो व्हाट यू बिलीव कि एक लीडर के साथ या लीडर के पीछे टीम का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? टीम वर्क तो नो डाउट बहुत अच्छा काम करती है एक लीडर के पीछे। आपने अपनी टीम को इन सारे सिनेरियोज में, पर्टिकुलरली जो आजकल की करंट इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें किस तरह का रोल है उनका? अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लीडर है ही वो जिसको पता हो कि मेरा कौन सा राइट प्लेयर है और किस प्लेयर को मैंने किस जगह पे खिलाना है। बिल्कुल। आप कल ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ लोग ठीक नहीं थे। लोगों को जो है ना आपने सिखाना है, लोगों को आपने खिलाना है, उनको किस आर्डर पे खिलाएंगे। लोगों को, आई बिलीव कि लोगों को आपको उनकी स्ट्रेंथ पे खिलाना चाहिए। हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ है, यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ। और सम टाइम किसी बंदे को खुद भी उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता होता, तो लीडर वो है जो कि उसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करे। लीडर वो है जो उसको बताए कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, और उसी के साथ वो प्ले उसी के साथ वो प्ले करे। और मैं जब अपनी टीम को बताता हूँ ना, अपने लोगों को, कि यार ये आपकी स्ट्रेंथ है, वो खुद भी हैरान हो जाते हैं। वो कभी कभी मुझे ऐसे कहते, सर ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये भी हमारी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे हम जब स्कूल में होते थे, टीचर ही आइडेंटिफाई करता है ये जो मेरा ये स्टूडेंट है इसमें कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है, ये वाला स्टूडेंट जो है ये काम कर सकता है। सिमिलरली गोज विद द लीडर कि उसको अपनी टीम प्लेयर की, आपने बहुत अच्छी बात की कि पता होता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ है और ये इसमें ये अच्छा खेल सकता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आपका सेल्स में बहुत एक्सपोजर है, जब हालात बेहतर थे या अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट सेल्स पर पड़ता है? क्योंकि डॉन ब्रेड जिन चीज़ों में डील कर रहा है वो आई थिंक एक लेमैन उसको डेली बेस पे यूज़ करता है, या जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब हर इंसान जो है उसको यूज़ कर सकता है पाकिस्तान में। व्हाट यू थिंक कि आजकल के सिनेरियोज में जहाँ पर चीज़ें की प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ हो रही है, आपको लगता है कि इम्पैक्ट आता है या सिमिलर है, या कोई ग्राफ उसका अपवर्ड ये है या डाउनवर्ड है, क्या आप उसको? नो डाउट, जो करंट महंगाई है ये तो बिल्कुल कभी हमने इतना सोचा भी नहीं था। जी। तो चैलेंज तो है, लेकिन ये है कि जब आपके पास चैलेंजिंग टाइम होता है ना, तो उस वक्त कुछ ना कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल दूंगा कि जब कोविड का टाइम था ना, तो उस वक्त जब मतलब स्टोर्स बंद हो रहे थे, टाइम की लिमिटेशंस थी, तो उस वक्त हमने फार्मेसीज़ का चैनल एक्सप्लोर किया, उस वक्त हमने मिल्क शॉप का चैनल एक्सप्लोर किया, हमने अपनी कवरेज को बढ़ाया। ठीक है, अब जो टाइम है ना, तो हम कुछ
और अपनी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशंस पे काम कर रहे हैं, हम कुछ एफिशिएंसीज डेवलप करने के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने कुछ और इंटरनल कुछ अपने मेयर्स ले रहे हैं कि हम मतलब है किसी तरह अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट को और बाकी कास्ट को हम कंट्रोल कर सकें। और जब हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो इन हालात ने, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इन हालात ने अच्छा भी होना है। तो जब अच्छा होना है तो ये जो कुछ हम कर चुके होंगे ये हमारे लिए हेल्प करेगा। मैंने इसके ऊपर ना एक दफ़ा थोड़ा सा लिखा भी सही। जी बिल्कुल, तो उस चीज़ की तरफ जी आते जी कि जी माशाल्लाह मैंने एक मैंने दफ़ा भी ये पढ़ा है थोड़ा सा आपके लिखा भी सही आर्टिकल। कि जी जी कि टर्बुलेंट टाइम्स बिल्ड ग्रेट लीडर्स, ठीक है। इसको मैं यहीं से पढ़ के आपको बताता हूँ कि चैलेंजिंग टाइम्स इन बोथ बिजनेस एंड लाइफ्स आर इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज टू ट्रांसफॉर्म मैस इनटू सक्सेस। During intense time, you can discover your weakness and you become aware of your constraint and organizationally. During times of real change, companies can learn what's limiting them so they can pivot with speed to become even more efficient, effective and profitable. तो ये वो टाइम है जो इनको पिवट करेगा हमें टू बिकम मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड ये आपने कोविड वाले सिनेरियोस को सारा बताया कि आपने उसमें आपके लिए केस स्टडी थी कि कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो व्हाट यू जो लीडरशिप है ना, आई बिलीव कि इज ऑल अबाउट लीवरेजिंग हार्ड टाइम एंड यूजिंग देम टू योर ओन एडवांटेज। तो ये बेसिकली है। अच्छा, मेरा एक और चीज़ पे भी बड़ा फर्म बिलीव है कि सम टाइम जो होती है ना, सक्सेस इज़ंट अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। सम टाइम जो है इट्स मोर अबाउट मेकिंग सम डिसीजन एंड देन मूविंग इट फॉरवर्ड विद स्पीड एंड एलिगेंस। तो ये जो टाइम है ना, इट्स नॉट टू मेक द राइट डिसीजन, इट्स मेक टू सम डिसीजन एंड देन मूविंग विद स्पीड। इनफैक्ट मैंने भी आपका ये आर्टिकल पढ़ा था, तो ये मेरा ख्याल है ये जो आर्टिकल है ना आजकल के सिनेरियो में बहुत फिट बैठता है जी, कि मैंने मतलब बस थोड़ा सा ही पढ़ा है, अभी काफ़ी डिटेल्स है मैं ठीक हो गया सर। ये तो सारी बातें सुन के आपको मुझे बहुत नॉलेज मिला है। अच्छा मुझे बताएं, इन सारे सिनेरियोज में एक ट्रेनी मैनेजमेंट से टिल चीफ सेल्स ऑफिसर आपकी क्या वैल्यूज थी जिनको आपने अडॉप्ट किया और आज आप इस स्टेज पर हैं? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि लाइफ में ना मेहनत एफर्ट्स बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कैरियर में जो आपको पीक पे लेके जाती है ना चीज़ें, वो आपकी वैल्यूज़ हैं। जो चीज़ें, मेरी जो पहली वैल्यू है ना, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देता हूँ, दैट इज़ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज़ व्हाट आई बिलीव के टू स्पीक ट्रूथ विद योर सेल्फ। तो मेरा ये ख्याल है कि अपने आप के साथ सच बोलना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू स्पीक ट्रूथ विद अदर्स। तो सो इंटेग्रिटी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि आपने अपने आप के साथ सच बोलना है। अब अपने आप के साथ सच बोलने का क्या मतलब है कि टू डू द राइट थिंग्स व्हेन नो वन अदर इज़ लुकिंग एट यू, कि आपने उस वक्त सही चीज़ें करनी है जब कोई और आपको नहीं देख रहा होता। वो आपका टेस्ट है एक्चुअली। Exactly. एक तो इंटेग्रिटी है। दूसरी जो चीज़ है ना, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ने ना, और इसका मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसकी छोटी सी मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। इस वाक़ये ने मेरी लाइफ को ना बड़ा ट्रांसफॉर्म किया। वो ये है कि हमारे गाँव में अक्सर कोई ना कोई पेशेंट है, बिकॉज आई बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट कुशाब, अ वेरी रिमोट एरिया ऑफ पंजाब। तो वहाँ से जब कोई बंदा लाहौर पहुँचता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा चैलेंज होता है हॉस्पिटल वगैरह के लिए, या जब किसी, तो एक ऐसे ही एक पेशेंट आया जिसने एक मतलब है जिसको एक फायर लगा हुआ था और बड़ा वो क्रिटिकल था। तो उसको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं ले रहा था। तो मैंने आउट ऑफ द वे जाके एक इंसान की जान बचाने के लिए उससे ना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो जब मैं उसे एडमिट करवाया और आईसीयू में वो लेके गए उसको, तो वहाँ उसने ना अचानक आंखें खोली, और आंखें खोल के ना उसने ही स्टार्टेड प्रे फॉर मी, और उसने कहा मैं हम आपके लिए दुआ गो हैं, और उसने कहा मैंने बचना नहीं है। और मेरा नाम लेके मलक साहब, उसने पंजाबी में मुझे बोला कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें, बस मुझे आखिरी दफ़ा ना एक नीला आसमान दिखा दें। इस वाक़ये ने ना मेरी ज़िंदगी को बहुत इम्पेक्ट डाला है कि देखें एक आसमान है, हम कितनी दफ़ा देखते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। और कितनी अल्लाह की खूबसूरतियाँ हैं दुनिया में, कितने ट्रीज़ हैं, मतलब हम एक दूसरे का इवन इतने करीब रहते हैं, हम काफ़ी अरसा एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। आज के दौर में ये मोबाइल फ़ोन वगैरह बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शंस आ गई हैं, ये बहुत बड़ी, हम उसमें पास हमारा इतना कोई माँ बाप कुछ स्पाउस, बच्चे, फैमिली मेम्बर हमारे से बात करना चाह रहा होता है,
लेकिन हम इस मोबाइल में इसमें हम खोए हुए होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और हमने उन चीज़ों को शायद फॉर ग्रांटेड बहुत लिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो अनफॉर्चुनेट हम आज के दौर में ना, जो लोग हम हमारे करीब होते हैं उनसे दूर हो गए, और शायद जो दूर हैं उनसे हम थ्रू सोशल मीडिया और बाकी के हम करीब होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि जो लोग हैं उनके साथ तो ग्रैटिट्यूड जो है ना, ये अगर हमारे पेरेंट्स ज़िंदा हैं हम उनकी खिदमत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ब्लेसिंग्स दोनों या एक ज़िंदा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ टाइम गुजारें, जिस मोमेंट उनके साथ हो उन्हीं के साथ। तो आई लर्न फ्रॉम दैट इंसिडेंट। और जो तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है ना, दैट इज़ टॉलरेंस। जो कि आजकल मेरा ख्याल है बहुत लैग कर रही है। हमारा टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। हम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं, टॉलरेट नहीं करते चीज़ों के ऊपर। मैं इसका भी एक अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटी सी इस पे भी एक स्टोरी सुनो। इस पर मैंने बहुत अर्ली टाइम में ज़हीरुद्दीन बाबर की एक स्टोरी पढ़ी कि ज़हीरुद्दीन बाबर से किसी ने पूछा कि आपकी कितनी कामयाबी है, तो उन्होंने कहा 2.5 ढाई। जी। तो उन्होंने कहा कौन सी? तो उन्होंने कहा एक ये कि मैं एक जंगल में था रात को और वहाँ पे एक मुझे अस्दा ने घेर लिया। मैं 12 घंटे उस अस्दा के साथ, बहुत बड़े के साथ लड़ता रहा, और 12 घंटे बाद मैंने उस अस्दा को जो है ना जंगल में मार दिया। दूसरी बड़ी, वो कहते हैं मेरी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है दूसरी, वो ये है कि एक दफ़ा मुझे शदीद ख़ारिश थी। इतनी शदीद ख़ारिश थी कि मैं कोई कपड़ा तक नहीं पहन सकता था अपने जिस्म के। लेकिन उसी वक्त जो मेरा बदतरीन दुश्मन था ना, वो मुझे मिलने आया। तो मैं पूरा जो मुगलिया शाही लिबास है ना, जो कि रेशमी होता है, वो पहन के, और मैं बड़ी मुगलिया शान और शौकत के साथ उसके साथ बैठा और घंटों मैंने उसके साथ मीटिंग की, बात की। लेकिन एक दफ़ा शदीद तरीन ख़ारिश के बावजूद भी मैंने ना खुजली नहीं की। तो दूसरा वो ये कहते हैं कि दूसरी बड़ी कामयाबी, और आधी कामयाबी वो कहते हैं आधी दुनिया को फ़तह करना जो है ना, ये मेरी आधी कामयाबी है। तो इस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर की 2.5 कामयाबियाँ हैं। तो आप देखें कि जो टॉलरेंस है वो बहुत ऊपर है। बर्दाश्त, हम तो किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते। हम तो कोई गाड़ी से, मैं कई दफ़ा फील करता हूँ कोई बंदा अनकॉन्शियस किसी को क्रॉस कर बैठे तो अगला बंदा इंसल्ट महसूस करता है, वो कहता है मैंने क्रॉस करना है इसको। ऐसे ही तो ठीक है। क्या रीज़न? और गाड़ियों में जब हम खड़े होते हैं तो अगला बंदा, ये अक्सर जो चौक लाहौर के बंद होते हैं, मुख्तलिफ जगह बंद होती है, यही होता है कि एक दूसरे से पहले निकलना चाहता है। तो इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो टॉलरेंस की है। इसी तरह जॉब के लिहाज से, चूँकि आप इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि मेरे ऊपर भी, मैंने जिन कंपनियों में काम किया है ऐसी चीज़ें आई हैं, मतलब है, लेकिन मतलब है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी टॉलरेंस जो है ना उसका दामन नहीं छोड़ा, और टॉलरेट किया है। वो टाइम गुजर गया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट्स हुए हैं वो बिल्कुल टर्न अराउंड हुए हैं, फेवर में हुए हैं। ऐसे ही है। नहीं, आजकल के टाइम में टॉलरेंस से तो अच्छा, जो भी आपने इसके बारे में बताया, इससे अच्छा लेसन ही कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अगर हम ज़ब्त कर लेना काफ़ी चीज़ों में तो शायद हमारे आधे मसले वहीं ख़त्म हो जाए। भैया आपने बहुत अच्छी बात की है। तो सर मुझे बताएं, व्हाट यू थिंक कि पाकिस्तान के हालात में मज़ीद किस तरह बेहतरी आ सकती है इन टर्म ऑफ जॉब्स, इन टर्म ऑफ सेल्स, या किसी भी तरह से क्या वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात मज़ीद बेहतर हो जाएँ? एज़ पर माई हम्बल कैपेसिटी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए ना, वो एग्रीकल्चर पे करना चाहिए। और एग्रीकल्चर में भी देखें कि हम क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आयल है, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हमें ऐसा एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए और इस तरह लोगों को मतलब है सपोर्ट करनी चाहिए, छोटे फार्मर्स को, कि वो पाकिस्तान में कनोला उगाएं। इसी तरह अब ये चकवाल साइड पे जो है यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है ओलिव्स आयल वगैरह पे। तो ये एक तो एग्रीकल्चर है। ठीक है। दूसरा जिस चीज़ पे मैं समझता हूँ कि फौरी पाकिस्तान का जो हल है ना, वो एक्सपोर्ट तो है ही है, लेकिन उससे पहले भी आपको इंपोर्ट को कर्टेल करना है, आपको इंपोर्ट को रोकना है। ठीक है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को इंपोर्ट को कम करना है और आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है।
पाकिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए। ठीक हो गया। तीसरी जो चीज़ है वो अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएगी कि आपको पर एकड़ जो है ना आपको उसकी ना पर एकड़ यील्ड को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। और आपको अब जैसे मैं कहूँ कि हम गन्ना है, शुगर केन है, मैं उसके कोई मतलब है अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम शुगर जो है कोई मतलब जितने लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं इसकी बजाय अगर हम चावल लाइक साल में एक ही ज़मीन पे अब ऐसी टेक्नोलॉजी और सीड्स आ गए हैं कि आप चावल की 2 फसलें ले सकते हैं और उसी एकड़ पे आप उसी लैंड के ऊपर से आप वीट भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप साल में 3 क्रॉप्स जो हैं वो ले रहे होंगे। और इस वक्त दुनिया में राइस की जो है वो डिमांड बहुत बढ़ रही है और दूसरा हमें वीट भी बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। तो हमें कोई थोड़ा सा ना चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, तो मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट जब पढ़ाया तो वहाँ पे मैं स्ट्रेटजी के हमेशा ये डिफ़ाइन करता था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ टू लर्न बट नॉट टू डू। मतलब इसमें है कि व्हाट नॉट टू डू। तो हमें ये लर्न करना है, हमें चीज़ों को ना प्रायोरिटाइज करना है। हम हर वक्त हर चीज़ नहीं कर सकते। वी हैव टू सेट अ प्रायोरिटी नेशनली और फिर हमें अपने अंदर पूरी कौम के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करनी है, एक हार्मनी क्रिएट करनी है, एक सिनर्जी क्रिएट करनी है कि सारे लोग ताकि एक ही डायरेक्शन में आगे मूव करें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर हमने 3, 4, 5 साल भी कर लिया तो इससे हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी बात की आपने। माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा है, तो सारा वो एक्सपीरियंस ही आपका बोल रहा है। अच्छा, अभी आपने बात की कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़रा ब्रीफ सा आइडिया दें। क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स का क्या उसमें रिएक्शन होता है, और ओवरऑल आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि स्टूडेंट्स के माइंडसेट को जस्ट बुक्स पे फोकस किया जाए या कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेके जाया जाए? अच्छा, मैंने एक तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी पढ़ाया एक यूनिवर्सिटी में। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जब मैं पढ़ाता था तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देता था कि जी जाएं आप इम्तियाज़ पे, कार4 पे, उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, वो किस तरह अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिया हाफिज़ जूस कार्नर का, कि उसकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। आल दो कि वो शायद उसके पास फैंसी वर्ड्स नहीं होंगे हाफिज़ जूस कार्नर वाले को, But लेकिन strategy उसकी ना कुछ उसकी होगी। एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। कि मैंने ये सुना कि उनका जो बाप था वो जब अनारकली में किन्नू बेच रहा था तो उसके जब किन्नू नहीं बिक रहे थे तो उसने अपना रेट कम नहीं किया। आपने देखा अक्सर फ्रूट्स वाले ना शाम को रात रेट को कम जब कर नहीं देते बिकता हैं। रेट कम कर देते हैं। तो उसने अपना रेट कम नहीं किया, उसने ना अपना वो जो किन्नू है ना जो 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 माल्टे थे उसका अपना डज़न बड़ा कर दिया। उसने अपना डज़न 13 का कर दिया 12 की बजाय। और ये बहुत पहले की बात है। तो अब आप देखेंगे जब भी आप उधर से अनारकली से उसके जूस कार्नर से जूस पिए तो साथ वो एक छोटा गिलास देते हैं। मेरा ख्याल तो है वही उसकी पुरानी स्ट्रेटजी उसकी वो चलती ये है। उनकी एक लेगेसी चल रही है, एक चीज़ चल रही है, उसको उन्होंने वो कंटिन्यू रखा। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह मुझे भी आपसे इतना कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपकी इतनी अच्छी बातें हैं। मुझे बताइएगा, फ्यूचर फेस्ट का आपने इवेंट देखा था जो भी प्रीवियसली जनवरी में हुआ था, मुझे उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मेरा ख्याल है फ्यूचर फेस्ट स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो स्टेप्स इन्होंने मतलब लिए हैं तो आई थिंक पाकिस्तान में अभी तक ऐसा किसी ने नहीं लिए। क्या देखते हैं आपकी फ्यूचर फेस्ट किस तरह मजीद प्रमोट कर सकते हैं? लास्ट ईयर इसमें एक्सपो सेंटर में हुआ था और इट वेंट रियली वेरी वेल। और इसमें काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज और काफ़ी स्टार्टअप्स ने एक छत के नीचे मतलब है वो लोग इकट्ठे हुए। तो ज़ाहिर है सब लोगों ने एक दूसरे से सीखा। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में ऐसे ना इकोसिस्टम बनाने की भी ज़रूरत है कि लोग एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को अपनाएं। कोई ना कोई अच्छा काम कर रहा होता है, तो अगर आप बहुत सारे लोग एक दूसरे से एक एक काम भी सीख लें अच्छा, तो एक काफ़ी बड़ा एक 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 सम
हो जाएगा। प्लस इंटरनेशनली भी पाकिस्तान जी। में एक पॉजिटिव चीज़ एक जा रही है कि positive- स्टार्टअप्स को किस तरह प्रमोट ये लोग कर रहे स्टार्टअप्स को हैं किस तरह और किस तरह से जो है ये लोग आपस में कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि माशाल्लाह आप जिस कंपनी में हैं वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश अपने फेज़ में है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो स्टार्टअप्स प्रमोट हो रहे हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक फ्यूचर फेस्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और कंपनियों को और स्टार्टअप्स को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन अगर किसी स्टार्टअप्स का फेलियर भी हुआ है तो उसको भी आके वहाँ पे बताना चाहिए कि मेरा फेलियर क्यों हुआ है। मैंने बल्कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक सेमिनार से भी एड्रेस किया, तो वहाँ पे भी जो बात थी वो मेरा टॉपिक यही है कि वाई स्टार्टअप्स फेल। तो उसमें जो मेरी सबसे बड़ी जो मुझे लगता है, लोग कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर सकते। सम टाइम वो आइडिया जो होता है वो आपका पैशन नहीं होता, आप जस्ट आपको पता चलता है कि इसके ऊपर काम करना तो चाहिए, सब उसी पे लग जाते जी, और सारे लोग उसी पे ही चल पड़ते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, लाइक अदर देन योर वर्क एक्टिविटी, योर वर्क रूटीन, क्या काम करते हैं आप फ्री टाइम में? जब मैं ना हर साल ना जैन के फर्स्ट वीक में ना अपनी रेजोल्यूशन बनाता हूँ, और ये मैं काम 2017 से कर रहा हूँ। 2017 से आई स्टार्टेड के बनाता हूँ। तो उसमें से मैं कोई बड़ी मतलब है इजी सी मेरी रेजोल्यूशन होती हैं। तो एक तो 2 से 3 बुक्स हर साल मैं अपनी ऐड करता हूँ कि इस साल मैंने कौन सी, इस साल की जो मेरी रेजोल्यूशन थी उसमें 3 बुक्स मैंने मतलब है सोची के पढ़नी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन इट। एक एटॉमिक हैबिट्स, दूसरी डीप वर्क, और तीसरी ईगो इज़ द एनिमी। ठीक है। साथ ही इस साल की मेरी रेजोल्यूशन में था कि मैंने ना अब वो वाली स्पोर्ट स्टार्ट करनी है जिसको मैं अपने एंड तक, लाइफ के एंड तक ना कंटिन्यू रख सकूँ, एंड दैट इज़ आई फाउंड अ गोल्फ। तो गोल्फ जब अब मैंने शुरू की ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ना गोल्फ मेरा पैशन बनता जा रहा है। उसकी भी मतलब वजह है, एक तो ये है कि गोल्फ में भी ना इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा है कि आपने बॉल को हिलाना नहीं है, आल्दो की सिर्फ आप और आपका कैडी है, लेकिन आपने जिस तरह की बॉल है उसी तरह का खेलना है। दूसरा, आपने बॉल के मुताबिक चेंज होना है, बॉल ने चेंज नहीं होना। और तीसरी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना, कि जब आप खेल रहे होते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन द इम्पैक्ट। जहाँ पे इम्पैक्ट होता है, फोकस ऑन द हम उसके ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। और चौथी जो चीज़ है, आपकी बॉडी का पूरा आपका ना उसका एक रिदम रिक्वायर्ड है। अगर आपकी बॉडी पूरे एक सेम रिदम में स्विंग करेगी तो यू विल गेट अ गुड लॉन्ग डिस्टेंस हिट, अदरवाइज नॉट। आप वो पावर गेम्स नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अ बॉडी की हार्मनी है। आपने उसमें सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, मूवमेंट एक सेम डायरेक्शन में एक सेम टाइम पे होनी चाहिए, और फोकस ऑन इम्पैक्ट होना मतलब चाहिए। एक गेम के थ्रू भी जी, आपने जी। लाइफ लेसन जो है वो तो अचीव मुझे किए। मुझे वो मेरी ना वैल्यूज़ के साथ उसकी बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो अलाइंड लगी है ये वाली चीज़। अच्छा, इससे एक और भी अक्सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहीं पढ़ा पहले एक बुक में कि लोग कहते हैं ना कि इफ़ यू डू गुड यू फील गुड। तो उसमें था कि इफ़ यू फील गुड यू विल डू गुड। तो उससे मैं फिर एक और जगह पे मेरे जहन में एक दफ़ा आया कि जैसे कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल आर द हैप्पीएस्ट पीपल। नो, इट इज़ द हैप्पीएस्ट पीपल आर द सक्सेसफुल पीपल, वट एवर आई बिलीव। अच्छा, इसी बात को मेरा अपना एक बिलीव है कि पहले ये कहते थे ना कि मोटिवेशन लीड्स टू एक्शन। अब आई फर्मली बिलीव्स कि एक्शन लीड्स टू द मोटिवेशन। देखें, फॉर एग्जांपल यही गोल्फ की बात है। अब मैंने जब ये स्टार्ट की तो अब मेरा एक्शन इसमें आया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा पैशन बन गया, मोटिवेशन आ गई। इसी तरह कुछ बुक्स में शुरू करता हूँ, किसी से मतलब है आपने कोई रिकमेंड कर दी, किसी और दोस्त ने रिकमेंड कर दी कि ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो समटाइम स्टार्ट में मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट मुझे नहीं लगा, लेकिन जब जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। तो दैट इज़ एक्चुअली एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। तो यहाँ पे मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमें ना उनके छोटे छोटे उनको उनकी ना दिलचस्पी के लिए जो राइट चीज़ें हैं उनको रिकमेंड करनी चाहिए।
अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में स्टिल ऐसे इन्वायरमेंट या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि न्यू बिजनेसेस यहाँ पर आ सकें या जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रो कर सकें, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी, आई स्टिल बिलीव देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम इन द पाकिस्तान, और शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रूम है मेरी नज़र में, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे यहाँ मिडिल क्लास बहुत है, हमारे सबसे ज़्यादा हमारे पास यंग जनरेशन है। 65% लोग जो हैं हमारे वो अभी यंग हैं, और उनकी मतलब है, और हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, फ्यूचर जो है वो है भी एग्रीकल्चर बेस, क्योंकि आगे फूड जो है वो एक जो कि बिल्कुल ही एग्रीकल्चर से लिंक है। तो पाकिस्तान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम। फिर यंग लोग हैं, उनका आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आईटी का दौर है। तो आई एम श्योर, और हम टैलेंटेड कौम है पाकिस्तान में, और वही जो बात है कि हम अपने बारे में हमारा बहुत अच्छा फीलर है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा पाकिस्तान का कुछ नेगेटिव इमेज ही फ्रंट फेस पे जाता है, जबकि जो चीज़ें आपने बताई हैं अगर इन सब पे ही हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें तो हम तो मतलब माशाल्लाह बहुत ग्रो करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है हमारा ना, ये बात बिल्कुल सही है। और अनफॉर्चुनेट हम सबसे ज़्यादा अपने आप को ही, एक दूसरे की ही, हमारा वही बुक वाली बात, ईगो इज़ द एनिमी। ईगो इसी चक्कर में ना हमारा, अदरवाइज अगर देखा जाए ना, तो हम देखें नाइकी के हम मैन्युफैक्चरर हैं, एडिडास के हम मैन्युफैक्चरर हैं, लिवाइस के हम मैन्युफैक्चरर हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और अगर हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर लें, तो क्या ही फिर बात होगी फिर। हु कैन, मतलब है, इवन पैरेलल टू अस, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हु कैन कम्पीट अस? बिल्कुल ऐसे, ये बहुत अच्छी ठीक है, बात अगर है। हम अपना जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी की हम अपना ब्रांड बना लें, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, ट्रस्ट मी। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इतनी अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली, एंड आई होप जितने हमारे व्यूअर्स हैं जब वो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो सारी ना सही इसमें से कोई 2-4 बातें अगर वो अपने लाइफ पर इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम, You're गिविंग welcome. मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट समथिंग। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।